हे गाइस, दिस इज़ मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी प्लैनेट। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसओएल के असाइनमेंट्स के बारे में। तो वैसे तो मैं पॉलिटिकल साइंस के असाइनमेंट्स बनाता हूं और मैं बीए प्रोग्राम और बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेकंड सेमेस्टर के सारे पॉलिटिकल साइंस के असाइनमेंट्स बोथ इन इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में अपलोड कर चुका हूँ। आप मेरी एसओएल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर आपको सारे असाइनमेंट्स का लिंक मिल जाएगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्पेशली हिस्ट्री के असाइनमेंट की, क्योंकि बहुत सारी डिमांड्स और बहुत सारे इंस्टाग्राम पे क्वेश्चंस थे, लोगों के कमेंट्स थे हिस्ट्री का असाइनमेंट बनाने के लिए। तो इसलिए हमने हिस्ट्री का असाइनमेंट बनाया। तो बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेकंड सेमेस्टर के अगर आप लोग स्टूडेंट हैं तो आपका हिस्ट्री का सब्जेक्ट है जनरल इलेक्टिव हिस्ट्री, जिसका कि द वर्ल्ड आफ्टर 1945 टॉपिक है। और कोड नंबर इसका बता देता हूँ, कोड नंबर है 12315214। तो ये असाइनमेंट हम करने वाले हैं। इसमें 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं और आपको कोई 2 क्वेश्चंस करने हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे पहले क्वेश्चन की कि शीत युद्ध के कारणों और उनके विभिन्न चरणों पर चर्चा कीजिए। तो सबसे पहले आपको कोल्ड वॉर शीत युद्ध की डेफिनेशन बता देता हूँ। तो शीत युद्ध का बेसिक सा मतलब है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड होने के बाद दुनिया के अंदर 2 सुपर पावर्स इमर्ज होकर आई, एक अमेरिका और दूसरी सोवियत संघ। तो इन दोनों के बीच में शीत युद्ध चला। तो कि बेसिकली हम इसको समझते हैं कि शीत युद्ध का मतलब इन दोनों ही महाशक्तियों के बीच में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन था, प्रतिस्पर्धा थी हर एक चीज़ की, चाहे हथियार बनाने को लेके हो, चाहे अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने की हो। इसके अलावा दोनों के बीच में बहुत सारी टेंशन थी, लड़ाई झगड़े का माहौल था दुनिया के अंदर, और कई बार इनका टकराव और आमना सामना हुआ दोनों सुपर पावर्स का, और इसी को हम बोलते हैं शीत युद्ध। तो बेसिकली एक विचारधाराओं की लड़ाई थी दोनों सुपर पावर्स महाशक्तियों के बीच में, जिसको हम कोल्ड वॉर के नाम से समझ सकते हैं। और यहाँ पर हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है सिर्फ आपके असाइनमेंट के लिए कंटेंट प्रोवाइड कराना है। इसके अलावा मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है शीत युद्ध के ऊपर। तो कोल्ड वॉर का उसका ओरिजिन कैसे हुआ, उसके अलग अलग फेजेस क्या हैं, ये सारी वीडियो आपको मेरे ग्रेजुएशन के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो जहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं, अगर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ पूरी वीडियो मेंशन है। तो बात करेंगे पहले कोल्ड वॉर है क्या, इसका परिचय, इसका इंट्रोडक्शन देने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे इसके। तो दूसरा टॉपिक इसमें आएगा 2 शक्तियों का उद्भव। तो 2 महाशक्तियाँ इमर्ज होकर आई। अभी मैंने जैसा कि आपको बताया कि दुनिया के अंदर 2 सुपर पावर्स इमर्ज होकर आई थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, एक अमेरिका और दूसरी सोवियत संघ। और इन दोनों ने ही पूरे दुनिया के देशों को लगभग 2 हिस्सों में बांट दिया था, जिनको हम ईस्टर्न अलायंस और वेस्टर्न अलायंस के नाम से जानते हैं। तो पश्चिमी अलायंस और पूर्वी गठबंधन या पश्चिमी गठबंधन को हिंदी में बोलते हैं। तो 2 पार्ट में दुनिया को उन्होंने बांट दिया था। इसके अलावा आपको बता देता हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपको पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। क्लास 11th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, या फिर एसओएल के स्टूडेंट हैं आप, या फिर इग्नू के स्टूडेंट हैं, तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली आपको बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हैं, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उससे आप अपडेट होते रहें। इतना करने के बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है शीत युद्ध के दायरे, या फिर हम बोल सकते हैं शीत युद्ध के क्षेत्र। तो कौन कौन से अलग अलग रीजन्स थे जहां पर शीत युद्ध हमें देखने को मिला, ये हम समझाएंगे। इसके अंदर थोड़ा सा क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का भी है। तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस अगर आपको थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पर, तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के अंदर बेसिकली क्यूबा के अंदर सोवियत संघ ने अपनी न्यूक्लियर वेपन्स रख दिए थे, जिसके कारण अमेरिका के ऊपर संकट आ गया था। और इस मुद्दे को लेकर अमेरिका बहुत गंभीर था, जिससे कि इस मुद्दे पर दोनों ही महाशक्तियों के बीच में टकराव देखने को मिला। तो ऐसे बहुत सारे मौके आए जहाँ पर दोनों ही महाशक्तियाँ एक दूसरे के आमने सामने थी। तो इन्हीं सबको हम बोलते हैं शीत युद्ध के दायरे। आगे हम लोग बात करेंगे तो अगला टॉपिक इसमें आएगा भारत और शीत युद्ध। तो भारत का क्या रोल था, ये जो आपको अलग अलग सब टॉपिक्स में बता रहा हूँ उसमें सारे यही है, ये सारे अलग अलग फेजेस हैं कोल्ड वॉर के। तो शीत युद्ध और भारत का क्या रोल था। भारत वैसे तो नाम का फाउंडिंग मेंबर था, जिसको हम हिंदी में गुट निरपेक्ष आंदोलन बोलते हैं। तो भारत गुट निरपेक्ष आंदोलन का एक फाउंडिंग मेंबर था। भारत ने टाइम टू टाइम शीत युद्ध को सॉफ्ट करने में, उसको समाप्त करने में, उसको कमज़ोर करने में भारत ने टाइम टू टाइम दोनों महाशक्तियों के बीच में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो ये हमारा पूरा शीत युद्ध का टॉपिक है, जिसमें आपको स्लाइड्स मिल रही हैं, आप इसका कंटेंट उसको उतार सकते हैं। और इसकी मैंने डिटेल वीडियो अगर आपको देखनी है एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आप मेरी ग्रेजुएशन के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, आपको मिल जाएगी।
तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपको आपके एग्ज़ाम और सिलेबस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस और उनके टॉपिक्स डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएंगे। अब बात करते हैं हम लोग इसके अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं और इसके विभिन्न आयामों का वर्णन कीजिए। तो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है और इसके अलग अलग डायमेंशन क्या होते हैं, इसकी हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका परिचय की बात करेंगे, तो ग्लोबलाइजेशन होता क्या है, और अगर मैं आपको इसके थोड़े से डिटेल में बताऊं यहाँ पर, तो इसका मतलब बेसिकली होता है कि दुनिया की सभी इकोनॉमीज़ को, अलग अलग इकोनॉमीज़ को, उनके लोगों को, उनके कल्चर को, सबको एक साथ मिला देना और जोड़ के आपस में व्यापार करना, उसको हम बेसिकली वैश्वीकरण बोलते हैं। और बात करते हैं इसके अलग अलग कारण की, तो उसके कारण भी बहुत सारे मेंशन हैं। तो और आपको बता देता हूँ कि ग्लोबलाइजेशन के ऊपर अगर आप लोग चाहें तो मैंने ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण के ऊपर भी डिटेल में बहुत बड़ी वीडियो बना रखी है, जिसमें ग्लोबलाइजेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका पूरा डिस्क्रिप्टिव, पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा वहाँ पर जाके। तो आगे बात करेंगे। तो वैश्वीकरण के कारण होने के बाद हम लोग बात करते हैं इसके अलग अलग आयामों की। तो बेसिकली 3 आयाम हम से समझते हैं वैश्वीकरण को। तो तीनों आयाम की बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पहले आयाम की, तो आर्थिक वैश्वीकरण। तो आर्थिक वैश्वीकरण, जिसको हम इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं, इसका आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूं तो आर्थिक ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है जहाँ पर व्यापार को दुनिया के एक देश अपने व्यापार को दुनिया के बहुत सारे देशों के साथ जोड़ता है और अपने व्यापार को बढ़ाता है और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को पूरी दुनिया में प्रमोट करता है। इसके अलावा अपने अपने देशों के अंदर सभी देश जितने भी टैक्सेस लगाए जाते हैं व्यापार के ऊपर, उनको कम किया जाता है ताकि विश्व व्यापार को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जा सके। तो ये पूरा है हमारा आर्थिक वैश्वीकरण, और एक बहुत बड़ा डायमेंशन है और सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण आयाम है ये हमारा ग्लोबलाइजेशन का, जो कि दुनिया के व्यापार को, दुनिया के अलग अलग देशों के व्यापार को एक साथ जोड़ता है। तो इतना करने के बाद हम लोग इसके दूसरे आयाम की बात करेंगे। तो इसका दूसरा आयाम है हमारा राजनीतिक वैश्वीकरण। तो राजनीतिक वैश्वीकरण की अगर हम लोग बात करें तो राजनीतिक वैश्वीकरण भी एक इम्पॉर्टेंट इसका डायमेंशन है, जिसमें दुनिया की अलग अलग सरकारों को एक साथ जोड़ा जाता है और कोई भी प्रॉब्लम्स होती है उसको सॉल्व करने के लिए सहयोग किया जाता है। और जैसे आप समझ सकते हैं अभी हाल ही में कोविड-19 की प्रॉब्लम चल रही है, तो दुनिया की सरकारें जहाँ पर एक साथ जुड़ सकें और इस मुद्दे का समाधान निकाल सकें, इसलिए आर्थिक वैश्वीकरण, ये राजनीतिक वैश्वीकरण भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और राजनीतिक वैश्वीकरण के बहुत सारे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इम्पैक्ट पड़ते हैं, तो वो सारे मैंने इस कंटेंट में लिख रखे हैं, आपको मिल जाएंगे, जिससे कि आपके असाइनमेंट में एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। और इसके अलावा आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप लोग, हम लोगों ने अभी नई सीरीज़ शुरू की है करंट अफेयर्स की, तो अगर आप लोग करंट अफेयर्स से अपडेट होना चाहते हैं तो मैं वीकली बेसिस पे करंट अफेयर्स डालता हूँ। तो वीकली बेसिस पे करंट अफेयर्स की वीडियो को लेने के लिए, आप लोग उसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हैं, जिससे कि मैं जो भी वीडियोस डालता रहूं आप उससे टाइमली अपडेट होते रहें। तो आपके लिए मेरा चैनल काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये दूसरा आयाम था हमारा राजनीतिक वैश्वीकरण। तो राजनीतिक वैश्वीकरण के बाद हम लोग आगे बात करेंगे सांस्कृतिक वैश्वीकरण की, जिसको हम इंग्लिश में कल्चरल ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। तो कल्चरल ग्लोबलाइजेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल्चरल ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो जिसके अंदर होता क्या है, बेसिकली दुनिया के अलग अलग देशों के जो कल्चर होते हैं वो पूरी दुनिया में फेमस होते हैं। दुनिया के किसी भी एक देश का कोई कल्चर हो, अगर वो पावरफुल है, अगर वो अट्रैक्टिव है, तो उसको देर नहीं लगती, वो पूरी दुनिया में फैल जाता है। अगर हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो सबसे पहले एग्जांपल समझ सकते हैं ब्लू जीन्स का। तो ब्लू जीन्स को हम देखेंगे, अमेरिका के अंदर इस कल्चर की शुरुआत हुई थी और देखते ही देखते आज ब्लू जीन्स जो है पूरी दुनिया का हिस्सा बन चुका है। और इसके अलावा भारत की बात करें तो इंडिया का भी संस्कृति जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हम बात करें योगा की, तो इंडियन का जो योगा कल्चर है वो भी पूरी दुनिया में डोमिनेट करता है, पूरी दुनिया उसको फॉलो करती है। तो ये इंपॉर्टेंट आयाम है इसका सांस्कृतिक वैश्वीकरण का। तो हमारी ये पूरी वीडियो है, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके असाइनमेंट के रिगार्डिंगली इन्फॉर्मेटिव है, आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ और सभी क्लासमेट्स के साथ शेयर कर सकते हो, जिससे कि सभी स्टूडेंट्स टाइमली अपने हिस्ट्री के असाइनमेंट को पूरा कर सके। क्योंकि मैंने वीडियो बनाई स्पेशली हिस्ट्री के लिए, बहुत सारे कमेंट्स थे मेरे पास हिस्ट्री के, इसलिए इस वीडियो को बनाया। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।